चलिए कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट करेंगे, कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन लगा दिए जल्दी से फटाफट। हाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है कि ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, और एनालॉजी के क्वेश्चन में देखिए ये बोला गया है कि फर्स्ट 2 टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं और अगले 2 टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का फंडा क्या है, एनालॉजी का टॉपिक है, इसका मतलब ये कहता है कि पहला दूसरे से जैसा रिलेटेड होगा वैसा ही तीसरा चौथे से रिलेटेड होगा, ठीक है, यही फंडा होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा प्लेयर से टीम हुआ है ना, तो प्लेयर जब इकट्ठा होते हैं तो क्या बनती है, टीम बनती है ना, या प्लेयर जब इकट्ठा होते हैं तो टीम फॉर्म होती है। वैसे ही कार जब सब इकट्ठे होते हैं तो क्या वो ग्रुप होता है, नहीं। ऐसा सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, शिप, जब शिप कई सारे इकट्ठे होते हैं तो जब जहाजों का क्या बनता है, जहाजों का एक बेड़ा बनता है ना, जैसे प्लेयर्स की एक टीम बनती है वैसे ही जहाजों का एक बेड़ा बनता है। तो क्लियर हो गया कि सर पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी दूसरा क्वेश्चन लगा दीजिए फटाफट। तो सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन था, बस आपको एक्सप्लेनेशन देखना था, एनालॉजी का रिलेशन देखना था। जैसे रिलेशनशिप एक बार क्लियर हो गया आसानी से तीसरे चौथे पेयर का भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया, एनालॉजी का ही क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे ये अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिए गए सीक्वेंस, यहाँ बोला गया GHI है, उसका रिलेशन क्या बोला गया है, देखिए DFG। अब जो कहानी यहीं पे होगी वही कहानी अगले के 2 पेयर में भी होगी। तो यहाँ पे तीसरा भी दिया गया है, तो तीसरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तीसरा लिखा हो गया है LMN, है ना। अगला आपको शो करना है, नेक्स्ट अगर आपको शो करना है तो कंडीशन आपको देखना है, ठीक है। देखिए GHI है, DHI से अच्छा DFH दिया हुआ है वहां पे, अच्छा सॉरी, देखिए अब G से देखिए D हो गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें करना क्या है, हमें करना कुछ भी नहीं है। अगर 3 लेटर यहाँ पे है, 3 लेटर यहाँ पे, तो हमें करना क्या है, पहले से पहले का रिलेशन चेक करना है, दूसरे से दूसरे का रिलेशन चेक करना है, तीसरे से तीसरे का रिलेशन चेक करना है, यही एनालॉजी कहता है। तो हुआ क्या, जा देखिए G से अगर D हुआ, अगर आप इसकी रैंकिंग लिख लेंगे तो क्वेश्चन आपके थोड़ा सा और आसान होगा, कौन सा किस किस लेटर पे प्लेसिंग पे आता है उसके बिहाफ पे क्वेश्चन आपका और भी जल्दी बन सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप चाहें तो गैपिंग से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7 से 4 हुआ तो बताइए कितने का डिफरेंस आया, तो आप कहेंगे सर -3 का डिफरेंस आया, ठीक है। अब देखिए 8 से 6 हुआ तो आप कहेंगे सर -2 का डिफरेंस आ गया। वैसे ही 9 से 8 आएंगे तो आप कहेंगे सर -1 का डिफरेंस आ गया। सेम फंड आपको यहाँ शो करना है। चलिए पहले क्या था, -3, जैसे आप यहाँ पे -3 करेंगे 12 - 3 9 आता है, 9 पे लेटर कौन सा आता है, I आता है। और जैसे ही आपने देखा I तो आपको पता चला कि सर फर्स्ट वाला आंसर या तो सेकंड, तो सॉरी सेकंड इसका हो ही नहीं सकता क्योंकि सेकंड की शुरुआत किससे हुई है, जे से हुई है। तो इसका आंसर या तो फर्स्ट होगा या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा। चलिए तो आइए चेक करते हैं सेकंड क्या होगा। सेकंड पे क्या किया, तो -2। अगर आप यहाँ पे -2 करिए, -2 करेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। 11 पे क्या आता है, K। अब देखिए I के से रिलेटेड कोई ऑप्शन, तो I K से रिलेटेड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D। तो आप आसानी से कहेंगे सर सेकंड का आंसर होगा D। यही था सभी का फंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कंप्यूटर जी लगा दीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट इसको करना है, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है इसमें, हार्डली से हार्डली 10 सेकंड आपको लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेट्स सी तीसरा क्वेश्चन क्या है। ये भी एनालॉजी का ही सेट दिया गया आपको। क्या दिया गया, देखिए 8 लिखा हुआ है, 8 के बाद 5 1 2 है, फिर उसके बाद 6 दिया हुआ है और 6 का अगला नंबर आपको पता करना है। नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है और जब भी कभी नंबर एनालॉजी क्वेश्चन आता है तो आपको एक चीज बताई गई थी कि जब भी छोटे नंबर से हम बड़ा नंबर निकालते हैं, तो जो लोग अभी नहीं किए हुए, जो फर्स्ट टाइम इसको करने जा रहे हैं, वो चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी ऐसा सेट आएगा कि जिसमें पहला नंबर बहुत छोटा हो, दूसरा नंबर बहुत बड़ा हो, तीसरा नंबर बहुत छोटा हो और चौथा नंबर बहुत बड़ा हो, तो इसमें एक ही कंसेप्ट काम करेगा, या तो स्क्वायर या तो क्यूब। तो यहां हम देख रहे हैं, देखिए 8 लिखा हुआ है, 8 के बाद लिखा हुआ 5 1 2। तुरंत आप कहेंगे सर 8 का क्यूब कितना होता है, 5 1 2 होता है। उसी तरीके से आपके पास अगला क्या दिया, 6 दिया हुआ है और अगला नंबर पता करना है, तो 6 का क्यूब कितना होगा भाई, 6 का क्यूब होगा 216। और देखिए किसी ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर देखिए ए में लिखा हुआ है। तो आप आसानी से कहेंगे सर तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्लियर है। चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन कंप्यूटर जी क्या है, हाँ भैया ऐसे क्वेश्चन तो आजकल पेपर में पूछे ही पूछे। आप देखिए चौथा क्वेश्चन स्लाइड पे आपके सामने आ चुका है, लिखा हुआ है 6 का स्क्वायर, उसका परसेंटेज का सिंबल दिया हुआ है, देन उसके बाद लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद देखिए एक ऐसा सिंबल दिया हुआ है और फिर लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर और इसकी जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू दी गई 41। ऐसे देखिए दूसरा एक्सप्रेशन भी आपको दिया गया है,
फिर तीसरा एक्सप्रेशन दिया गया। तो आपके लिए कहानी क्या है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि जो फंडा यहाँ पे काम करके 41 आएगा वही फंडा दूसरे इक्वेशन पे भी काम करेगा और वही फंडा तीसरे इक्वेशन पे भी काम करेगा। ठीक है, तो अगर आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न मिल जाए तो आसानी से आप दूसरा बता सकते हैं, उसके यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है वो भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, लेट्स सी। अब यहाँ पे देखिए सिंबल, यहाँ परसेंटेज दिया गया है, यहाँ पे ऐसा सिंबल दे, इसका कोई मतलब है ही नहीं। हमें कुछ भी ऑपरेशन करना है कि 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर में कुछ मर्जी करे, ऐसा कुछ करे कि आपका आंसर 41 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम इस सबको ऐड करें, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9। अगर इस सबको हम ऐड करते तो कभी 41 आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, है ना। तो एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को हम ऐड करें। देखिए इन दोनों को हम ऐड करें तो कितना हो गया आपका 40 में अगर 9 ऐड करेंगे तब भी 40 नहीं पहुंचेगा, कुछ भी करेंगे नहीं पहुंचेगा। तो एक काम करते हैं, हम 36 में अगर 9 को ऐड कर दें तो 36 + 9 होता है भैया 45, और अगर 45 में अगर हम 4 माइनस कर दें तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है, बोलिए 41। तो क्या किया गया, पहले का स्क्वायर जो वैल्यू आती है उसको लिख दिया, पहले स्क्वायर में तीसरे वाले के स्क्वायर को ऐड किया गया और फिर दूसरे के स्क्वायर को माइनस कर दिया गया, तो वैल्यू आपकी इक्वल टू के बराबर आ जाती है। ऐसे आप दूसरे वाले को देखिए, बिल्कुल वो भी ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तीसरा जो एक्सप्रेशन है जरा उसको देखें, क्या लिखा हुआ 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया भैया 25, है ना। तो 25 में ऐड किसको करना है, तीसरा नंबर क्या दिखा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, है ना। 25 + 1 26 हो गया, और 26 में माइनस करना है बीच वाले का स्क्वायर, बीच का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर हो गया 9, 26 में से 9 माइनस किया, आप आसानी से कहेंगे सर आपका आंसर हो गया 17। देखिए 17 किसी ऑप्शन में है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 17। होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, बताइए सही है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन तो और बढ़िया है भैया, ये तो ब्लड रिलेशन का टॉपिक है। अरे वाह, ब्लड रिलेशन तो बहुत आसानी से समझाया गया था और आसानी से आपने इसको बना लिया होगा। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन है, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का फंडा क्या बताया गया था, या तो आप इसको फैमिली चार्ट से बनाइए और या तो आप इसको बोलिए एरो के माध्यम से बना लीजिए, या तो कुछ मत करिए, इसको अपने ऊपर लेके बनाइए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए मैंने आपको बताया था क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका कुछ होता है, उसके भी यहाँ पे हम क्वेश्चन को पढ़ के एक बार ट्राई कर सकते हैं। हिंदी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, जैसा क्वेश्चन लिखा बिल्कुल वैसे आपको पढ़ लेना, ठीक है। अगर हिंदी वालों के हिसाब से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखिए क्या कह रहा है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय राहुल से, राहुल कह रहा है तो राहुल को रखिए कि अपनी जगह पे, मैं राहुल हूं। तो राहुल क्या कह रहा है वह मेरे नाना की इकलौती बेटी, जैसे मान ली मैं हूं, मेरे नाना है, मेरे नाना की इकलौती बेटी मेरी क्या होगी, मेरी माँ होगी, है ना। और आगे क्या कह रहा है, मेरी माँ के भाई, और मेरी माँ का भाई हुआ तो मेरा कौन हो गया, मेरा मामा हो गया। और मेरे मामा का बेटा, अगर मेरे मामा का बेटा होगा तो हिंदी में हम कहते हैं ममेरा भाई, ठीक है। और इंग्लिश में उसी को क्या बोलते हैं, कजिन बोल देते हैं। तो कजिन किसी में लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कजिन। ये तो हो गया हिंदी वालों के साथ सॉल्व करने का तरीका। कुछ भी ना समझ ब्लड रिलेशन में तो अपने ऊपर लेके चलिए, आसानी से कोई क्वेश्चन आपका कैसा भी होगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ब्लड रिलेशन की आपने वीडियो भी देखी होगी मेरी, होपफुली वो भी आपके लिए उतनी फ्रूटफुल रही होगी। अगर अभी तक नहीं देखा तो परेशान हूँ, अब सारी वीडियोज आपको यही मिलनी है, आपको कहीं और जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। होपफुली फंडा क्लियर। तो चलिए अगर इसको इंग्लिश वाले के हिसाब से देखना चाहें तो इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे आप ध्यान दीजिए। देखिए लिखा हुआ है he is the son of the brother of the only daughter of my maternal grandfather। यही लिखा हुआ है। तो आपको बताया गया था कि जब भी कभी कोई भी स्टेटमेंट ऑफ से शुरू हो, ठीक है, ऑफ से, तो ऑफ से क्या होता है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, हमेशा पीछे से, रिवर्स साइड से। आप हमेशा पढ़ते हैं उस स्टेटमेंट से, उस वर्ड से जहां पे माई लिखा होता है। तो इसका मतलब यहां से पढ़ना शुरू करना है, मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर की कौन है, ओनली डॉटर। पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं, ओनली डॉटर का कौन है, ब्रदर है, और उसके ब्रदर का कौन है, सन है। अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ना सीख लेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अब अगर मैं अपने आप को बोलूं कि मैं राहुल हूं, तो राहुल का कौन है, राहुल के नाना जी हैं, उसके मैटरनल ग्रैंडफादर। देखिए जब किसी वर्ड के आगे अगर मैटरनल दिया जाए तो तुरंत समझ जाइए कि वो आपके मदर के साइड रिलेशन को शो करेगा। अगर ग्रैंडफादर लिखा होता तो ये दादाजी को शो करता। कहानी समझ आ गई। चलिए तो फिलहाल के लिए क्या कह रहा है कि इसके मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब इसके नाना की कौन है, इकलौती बेटी है, उसके नाना की इकलौती बेटी है मतलब उसकी माँ हो गई, उसकी माँ का भाई है तो उसका मामा हो गया, और उसके मामा का बेटा है तो आप कहेंगे सर वो उसका कौन होगा, कजिन होगा। कजिन कौन होगा, राहुल जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब ये बॉय जो होगा, बॉय कजिन होगा किसका, राहुल का।
देखिए ये तो क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू दैट राहुल, है ना। तो राहुल से कैसे कनेक्टेड है, तो आप कहेंगे सर बॉय कजिन होगा, उसका ममेरा भाई होगा, किसका, राहुल का। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जो आपने इसको टिक किया था। होपफुली फंडा क्लियर। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा नंबर ऑड है या कौन सा इसमें टर्म ऑड है। आपको 4 यहाँ वर्ड दिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा देखिए ध्यान से। तो आप कहेंगे सर यहाँ मर्क्यूरी दिया हुआ है, ओरल क्वेश्चन बन जाएगा। रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन में 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसके लिए आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया, मर्क्यूरी दिया गया है, गोल्ड दिया गया है, सिल्वर दिया गया है, कॉपर दिया गया है, ठीक है। मिक्सचर का क्वेश्चन है, एलॉय का क्वेश्चन है, मेटल का क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर तुरंत फटाफट क्या कि सर गोल्ड है, सिल्वर है या कॉपर है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सर मेटल के अंदर आते हैं, बहुत ये सारे ठोस सॉलिड के अंदर आते हैं। और मर्क्यूरी जो आपका है, मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी आपका लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो इसलिए आपका आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मर्क्यूरी, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज इन द लिक्विड फॉर्म व्हाइल रेस्ट आर इन अ सॉलिड फॉर्म। बाकी सारे सॉलिड फॉर्म में होंगे और मर्क्यूरी आपका जो होगा वो लिक्विड के फॉर्म में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर का ए। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, हमें बताना है कौन सा लेटर ऑड दिया गया। जरा ध्यान दीजिए सभी लोग। पहला ऑप्शन है CX, फिर इसका दिया गया HS। जो लोग नहीं देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए इस चैनल को, क्योंकि ये उसका आंसर की तो आपको हर बार पता चलता है, लेकिन आंसर की के साथ साथ उसका सॉल्यूशन, वो भी सॉल्यूशन वो फैकल्टी जो आपको आपके क्लासरूम में आपको पढ़ा भी रहे हैं। तो इस चीज को आपको फोकस करना है, इस चीज पर अगर ध्यान दिया भाई तो समझ लीजिए कि इस बार SSC CGL पार। तो बस एक कहानी ध्यान रखनी, अब की बार SSC पार, है ना, अब की बार SSC पार, चाहे जो मर्जी आए, जैसा मर्जी आए टारगेट, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, सब कुछ यहीं पे मिल रहा है। आइए समझते हैं। CX लिखा हुआ पहला ऑप्शन, दूसरा है HS, तीसरा है BY और चौथा है क्या, JP। लीजिए 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। जैसे ही अगर आपको याद हो कि मैंने आपको याद कराया था इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग और उसके साथ साथ उसके अपोजिट लेटर्स, है ना। तो जिन्होंने और कहीं भी क्लासेस ली है उनको भी चीज बताई गई होगी रीजनिंग में कि कुछ अपोजिट लेटर्स होते हैं, वही तो है भाई। देखिए CX अपोजिट है ना, HS अपोजिट, आप कहें सर BY अपोजिट और J का अपोजिट Q होता है, लेकिन यहाँ पे P दिया हुआ है इसीलिए आपका अलग है, बाकी के सारे क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी। कंप्यूटर जैसे रिक्वेस्ट करते हैं भैया, कंप्यूटर जी हमारे बहुत अच्छे हैं, जैसे ही बोलता तुरंत क्वेश्चन लगा देते हैं। आइए जा देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, सब लोग ट्राई करेंगे जल्दी से। फिर से हमें यहाँ पे नंबर दिया गया, नंबर्स में से पता करना है कौन सा नंबर ऑड दिया गया है। पहला ऑप्शन है 64109, 64109। दूसरा जो ऑप्शन है वो है 36 और 83। थर्ड जो आपका है वो है 42, 87 और चौथा जो आपका है वो है 102 और फिर लिखा हुआ है 147, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए क्या इसमें कोई प्राइम नंबर कैटेगरी में आ रहा है। हाँ सर, यहाँ पे 2 नंबर्स ऐसे जो प्राइम नंबर कैटेगरी में आ रहे हैं, 2-3 नंबर्स, तो ऑब्वियस बात है प्राइम नंबर्स नहीं बनेगा, तो फिर आप इसमें आ जाइए फटाफट जल्दी से इनका डिफरेंस निकाल के, ठीक है। और जैसे आप इनका डिफरेंस निकालते हैं पता चलता है कि इनका डिफरेंस कितने का भाई, तो आप कहेंगे सर ये 5 हो गया, है ना, और 6 और 4 45 का डिफरेंस आ गया। जरा इनका डिफरेंस देखते हैं, इनका डिफरेंस कितने का है सर, ये 7 हो गया और ये आपका 4 47 का डिफरेंस, दोनों अलग अलग हो गए। तो अगला जो वैल्यू होगी उसी पता चल जाएगा कि आंसर आपका क्या होगा। देखिए यहाँ भी अगर डिफरेंस देखा तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 45। तुरंत समझ में आ गया सर ऑप्शन नंबर 20 का गलत होगा। चेक कर लीजिए अगले वाले पे भी, 2 और 5 और 40, है ना। देखिए सब में डिफरेंस जो है 45 का आ रहा है और इसमें डिफरेंस 47 का आ रहा है। तुरंत आपको क्लियर हो गया कि सर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए रीजनिंग है, बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन में तुरंत पढ़ रहा हूं, तुरंत आंसर बता दे रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड आपको लेके चलनी है, जिससे आपका वहां भी रीजनिंग का सेक्शन 10 से 12 मिनट के अंदर आपका बन जाए, ठीक है। इससे टाइम आपको वहां पे नहीं देना है, इतना देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका मैथ्स छूटेगा, और वहां मैथ्स के लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है सभी को कि रीजनिंग का सेक्शन जो ओरल क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं उनको ओरल बना दीजिए, जो ओरल नहीं सॉल्व हो सकते उनके लिए हम यहाँ पे लिख के क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। गिवन सेट एक दिया हुआ है, कुछ लोग आंसर आ भी चुका, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं कुछ आंसर बना के टिक करके बैठ गए हैं कि सर जैसे बताएंगे क्रॉस चेक कर लेंगे भैया सही है या फिर गलत है। चलिए अच्छा, एक सेट दिया गया है मुझे, 4 है, 25 है और 81 है। 4, 25, 81, क्या इससे कुछ आपको दिख रहा है? हाँ सर इसमें दिख रहा है मुझे। ये सारे नंबर क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में। बोलिए
अगर आपके ऑप्शन में एक ही ऐसा ग्रुप हो जो कि स्क्वायर के कॉम्बिनेशन में हो तीनों नंबर्स, तो आसानी से आप उसी को टिक कर देंगे। हाँ, अगर उसमें दो ऑप्शन ऐसे मिल जाए जिसमें वो कितने कितने का स्क्वायर है वो देखना पड़े, फिर आपको इनका डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा कि ये 2 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर, इस टर्म में आप कर सकते हैं। लेकिन जहां देखिए आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है सारे नंबर स्क्वायर के फॉर्म में। तुरंत आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बोलिए, आपको एक ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी खोजनी। आप देखिए ऊपर जो डायरेक्शन दी गई है वहां क्या लिखा गया है, डायरेक्शन लिखा गया है कि इसमें से आपको उस विकल्प का चयन करना है जो पर्टिकुलरली जो आपका क्वेश्चन का सेट है उस सेट की प्रॉपर्टी को बिलोंग करते हुए आपके ऑप्शन में मौजूद है, और ऐसा दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। तो आप तुरंत कहेंगे सर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन आइए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ भैया, अगले क्वेश्चन में से ये कह रहा है कि एक ऐसा आपको यहाँ पे 4-5 वर्ड दिए गए हैं और आपसे ये कह रहे हैं इनको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। जैसे आपने डिक्शनरी में वर्ड खोजे हुए थे बिल्कुल वैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। जिनको नहीं पता है इनका तरीका सिखा देता हूँ। लीजिए भैया, पहला है हो गया क्लोन लिखा हुआ है, ठीक है। क्लोन के बाद क्या लिखा, क्लाइमेट है। क्लाइमेट के बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो है क्लटर। क्लटर के बाद लिखा हुआ है क्रिएट। क्रिएट के बाद लास्ट आपका लिखा हुआ क्लैप्ड, ठीक है। अब यहां से आप देख रहे हैं तो आप कहेंगे सर सारे के सारे सी से शुरू हो रहे हैं, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इससे आप ये नहीं पता कर पाएंगे। जो बेसिक तरीका होता है एकदम बेसिक तरीके से आपको समझा रहा हूं कि तो सारे सारे सी से शुरू हो रहे हैं, तो आप ये नहीं बता सकते कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा। तो इसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्लेस पे। तो हमने देखा यार सभी में देखिए एल लिखा हुआ है और इसमें आर लिखा हो, तो एक चीज समझ में आ गया कि एल वाले जो होंगे वो सबसे पहले आएंगे, उसके बाद ही आर आता है। तो सेकंड प्लेस से हम ये चीज जरूर डिसाइड कर लेंगे कि लास्ट पे कौन सा आएगा। बोलिए, तो ये फिफ्थ पे आएगा। तुरंत आपको एक काम करना है, पहले ये देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 में से अगर ये फिफ्थ प्लेस पे है तो यार देखिए क्या 4 किसी ऑप्शन में लास्ट पे है क्या। अरे वाह सर, मजा आ गया। पहले वाले को छोड़ के बाकी सभी में देखिए 4 लिखा हुआ लास्ट प्लेस पे, तो इसका अभी भी कहानी हमारी बची हुई है। तो आइए जा चेक करते हैं। अब फिफ्थ तो हो चुका, अब मुझे पता करना 1 2 3 और 4 के लिए, है ना। तो देखिए सभी में एल दिया गया तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ ओ है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे ए है। बताइए ओ आई यू ए में से पहले कौन आएगा। आप कहेंगे सर सबसे पहले ए आएगा, तो ये आपका हो गया पहली प्लेस पे, है ना। ए के बाद फिर कौन आएगा, आप कहेंगे सर आई आएगा, तो आप कहेंगे सर ये सेकंड प्लेस पे हो गया। फिर से कौन आएगा, ओ आएगा, तो आप कहेंगे सर ये थर्ड पे हो गया। और फिर आपका यू आएगा, ये आपका हो गया फोर्थ प्लेस पे। तो आपके अगर आपसे पूछे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर कुछ लोग कहते हैं सर यही ऑर्डर, नहीं, ये तो इनकी प्लेसिंग है भाई। ऑर्डर में से डिसाइड होता है जिस नंबर पे दिए गए हैं, है ना। तो बताइए ऑर्डर क्या होगा, पहले प्लेस पे कौन सा रहा है, 5वां वाला, है ना। फिर कौन आ रहा है सेकंड प्लेस पे, आप कहेंगे सर दूसरा वाला। तीसरी प्लेस पे कौन आ रहा है, पहला वाला, है ना। चौथी प्लेस पे कौन सा आ रहा है, तीसरा वाला। और लास्ट प्लेस पे कौन सा आ रहा है, चौथा वाला। तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि 5 2 1 3 4 5 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 11। हाँ भाई, सीरीज का क्वेश्चन आ गया। इसको हम बोलते हैं अल्फा वर्टिकल सीरीज, है ना। एक सीरीज जिसके कुछ कुछ लेटर्स तो वहां पे दिए जाते हैं, कुछ कुछ लेटर्स वहां पे गायब होते हैं। आपको इस सीरीज को फिल करना है। तो आइए जा देखते हैं क्वेश्चन का सेट क्या है। यहाँ पे दिया गया है एम है, एम के बाद ब्लैंक है, उसके बाद ओ लिखा हुआ है, ओ के बाद ब्लैंक है, फिर उसके बाद एम है, फिर एन है, फिर उसका ब्लैंक है, फिर उसके बाद पी है, पी के बाद फिर से ब्लैंक है, एन है, ओ है, फिर ब्लैंक है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या सिखाया जाता है, पहले हम इसकी टोटल प्लेसेस काउंट कर लेते हैं। टोटल प्लेसेस देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 प्लेसेस हैं। तो आप यहाँ पे देखिए लेटर्स कितने दिख रहे हैं, एम दिख रहा है, ओ दिख रहा है, एन दिख रहा है, पी दिख रहा है, 4 लेटर दिख रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको 4 के 3 पार्ट में ब्रेक कर देना है। 4 का पेयर बना दीजिए, लीजिए ये ले लीजिए, है ना। और जैसे हमने 4 का 3 पे बना दिया तो आपने देखा कि पहला लेटर क्या है, सब में एम है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी एम आ जाएगा। सेकंड प्लेस पे क्या लिखा है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ भी एन आ जाएगा। थर्ड प्लेस पे क्या है, ओ है, यहाँ भी ओ है, तो आप कहेंगे सर यहाँ भी ओ आ जाएगा। और लास्ट प्लेस पे क्या है, पी, अगर यहाँ भी है तो यहाँ भी पी आ जाएगा और यहाँ भी पी आ जाएगा। तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा सर एन पी ओ एम पी। चेक करिए कौन सा ऑप्शन है, NPOMP। ऑप्शन नंबर देखिए डी में लिखा हुआ है। आई होप सबका यही आंसर रहा होगा, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 12, आधा पेपर हमारा सॉल्व हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 13 दोनों डायरेक्शन बिल्कुल सेम है।
सीरीज का क्वेश्चन है और आपको ये पता करना है कि यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा और दूसरे क्वेश्चन में 30 में दिया गया यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। कोई इशू नहीं है, जैसे हम लोगों ने सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व किया तो बिल्कुल वैसे ही देखना है। आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले प्लेस पे आपको पता करना है क्या होगा। उसके बाद देखिए लिखा गया है DREQ, है ना। फिर इसका लिखा हुआ है GUHT। फिर इसका देखिए लिखा गया है JXKW, है ना, यही था। अच्छा, अब यहां से हमारे पे एक चीज हमें दिख रही है कि पहले प्लेस पे अगर पता करना तो एक काम करिए, क्वेश्चन को अगर आप आगे से देखेंगे तो हो सकता है तो आपको दिक्कत हो, आप क्वेश्चन को पीछे देख लीजिए, है ना। तो अगर पीछे देखें तो कुछ नहीं करना, बस की रैंकिंग देखिए, सबकी देखिए लेटर अलग अलग है, चार लेटर सब में है। इसकी रैंकिंग 4 होती है, इसकी रैंकिंग 7 है, इसकी रैंकिंग 10 है। बताइए 10 से 7 हुआ -3, 7 से 4 हुआ -3, 4 से -3 करिए तो आपका आंसर 1 आएगा। 1 पे क्या आता है? ए। अगर एक ही ऑप्शन आपका ए से शुरू हो रहा हो तो आपका आंसर बन चुका है। आपको देखिए पूरा निकाल के वहां चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे आपको लगाना है स्मार्ट तरीका। और यहां आप देख रहे हैं कि आपके चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आप, जो आपका किससे शुरू हो रहा है, जो आपका ए से शुरू हो रहा है, तो आप तुरंत कहेंगे सर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि वही ऑप्शन है जो कि ए से शुरू हो रहा है। क्लियर है फंडा? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13वें पे आते हैं। तो आप देख रहे हैं सर नंबर सीरीज में ये क्वेश्चन अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन आपको कई बार मिला हुआ है, कम से कम पिछले 20 सालों में यह 8 से 10 बार आ चुका है, कभी अलग पेपर में कभी अलग पेपर में। जरा देखते इसका सोल्यूशन क्या होगा। चलिए देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 61, फिर दिया था 52, 52 के बाद 63 है, 63 के बाद फिर 94 है, 94 के बाद 46 है और अगला नंबर आपको पता करना है। ठीक है, तो बताइए ये कितने का स्क्वायर, याद करिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 के अगर डिजिट को हम उल्टा कर दें तो कितना आ जाएगा 61। अरे वाह सर, ये तो बहुत आसान था, है ना। बट स्क्वायर करके सीधा नहीं लिखा गया, उनके डिजिट्स को उल्टा कर दिया गया, थोड़ा सा आपको घुमा दिया गया और आप थोड़ा सा घूम गए और क्वेश्चन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़िए। 4 का स्क्वायर हो गया, अगला बढ़िए। 5 का स्क्वायर 25, उल्टा कर दिया। 6 का स्क्वायर 36, डिजिट को उल्टा कर दिया। 7 का स्क्वायर 49, डिजिट उल्टी हो गई। 8 का स्क्वायर 64, उल्टा हो गया, है ना। आगे क्या होगा? 9 का स्क्वायर 81, और उसको उल्टा कर देंगे कितना आ जाएगा 18। क्या किसी ऑप्शन में 18 लिखा हुआ है क्या? सर ऑप्शन नंबर ए में ही तो लिखा हुआ है 18, और यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे कंप्यूटर जी लीजिए। डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आपके शुरू हो गए, नॉन वर्बल रीजनिंग शुरू हो गया। इसके लिए तो मुझे पेन पेपर चलाना नहीं है भैया, है ना। जरा देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। डायरेक्शन ये कह रहा है कि विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। आपको फिगर के 3 पार्ट आपको दिए गए हैं, आपको पता करना है इसका चौथा पार्ट क्या होगा। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पे आधे ज़्यादा कंसेप्ट आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज का काम कर जाता है। ठीक है, कैसे? अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, राइट साइड में, और फिर उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में पूछा गया तो एक चीज़ आपको इतना तो दिया गया है, तो आपको समझ में आ रहा है कि यार जो अगला डायग्राम जो इधर साइड में होगा वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, और ऐसे देखिए डायग्राम आपको किसका ऑप्शन दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए और बी में देखिए दोनों डिफरेंस क्या है। दोनों डिफरेंस ये है भाई कि अगर यहाँ पे 3 लाइन दी गई है तो जो पहली लाइन जो आउटर वाली है वो एक कोने से शुरू हुई है, देखिए वो एक कॉर्नर शुरू हुई है, देखिए इस तरीके से। जैसे आपका ये स्क्वायर बना हुआ है तो उस स्क्वायर में देखिए हर जगह पे वो एक कॉर्नर से शुरू हुई है। तो पहले और सेकंड ऑप्शन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि देखिए ए वाले में तो कोने शुरू किया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखिए वो एक कोने से नहीं शुरू किया गया है, उसके यहाँ भी एक लाइन दी गई, उसके यहाँ भी एक लाइन दी गई। ठीक है, इसीलिए आप कहेंगे सर इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया सभी को? बस सिंपल सा क्वेश्चन था, 5 सेकंड का क्वेश्चन आपका बन गया है। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 15 फिर से देखिए, नॉन वर्बल का क्वेश्चन एक आ गया आपके सामने। हाँ, इसमें हमसे ये कह रहा है कि इसमें से कौन से ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में से किसमें आपका जो क्वेश्चन फिगर दिया गया है वो क्या है? एम्बेडेड है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप पहले ये देखिए कि जो फिगर दिया गया है आपके सामने कुछ ऐसा बना हुआ है ना, और ये फिगर आपको खोजना है। तो पहले आपको ध्यान रखना इसकी प्रायोरिटी क्या होती है। आप कहेंगे सर ये तो कभी देखा ही नहीं गया, प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी का मतलब ये होता है भाई कि सबसे पहले आपको ऐसे ऑप्शन में इसको चूज करना है जिसमें ये फिगर आपका क्या होगा? एग्जैक्ट विजिबल होगा, बिल्कुल जैसे यहाँ बना बिल्कुल ऐसे ही आपको वहाँ पे दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो सेकेंड प्रायोरिटी आपकी क्या आती है? रोटेशन। रोटेशन का मतलब ये होता है कि फिगर आपका ऐसे ही होगा लेकिन वो किसी और फिगर में ऐसे घुमा के रख दिया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं बनता तो तीसरा कंसेप्ट क्या आता है? रेशियो चेंज। तो रेशियो चेंज का मतलब ये होता है फिगर आपका इतना ही बड़ा रहेगा, मतलब इसी शेप का रहेगा, लेकिन थोड़ा उसको शेप को आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके एडिशन कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा फिगर बना के कुछ बड़ा पोर्शन कर दिया, छोटा पोर्शन कर दिया, तब ऐसे बना दिया।
तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये प्रायोरिटीज होती हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, जिसके बिहाफ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो पाए। और इसी बिहाफ पे आप इसको अगर चेक करिए तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन नंबर जो सही होना चाहिए, ए में देखिए ऐसा शेप तो बन रहा है, लेकिन जो यहाँ लाइन बनी है देखिए वहाँ लाइन नहीं बनी हुई है, इसके लिए आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सिर्फ देख के ही विजिबिलिटी से आप अपना आंसर टिक कर देंगे। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 16 पे पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन आपके सामने आया है रैंकिंग का। अरे वाह सर मजा आ गया, रैंकिंग के क्वेश्चन को तो खोज रहे थे, डायरेक्शन के क्वेश्चन को खोज रहे थे, लेकिन अभी तक आया नहीं था, अब जाके रैंकिंग आगे जा देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यार एक रो है जिसमें टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं सर, टोटल है इसमें 33, और 33 कैंडिडेट्स में ये कह रहा है कि रमेश की जो पोजीशन है वो क्लास में कौन सी प्लेस पे है, 13 प्लेस पे। कोई बात नहीं, 13 प्लेस पे है, अच्छी बात है ना। फिर हमसे ये कह रहा है कि देयर आर 5 स्टूडेंट्स बिलो सुरेश रैंक वाइज। कह रहा है अगर रैंक से हम देख रहे हैं तो सुरेश के नीचे कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। अब बताइए अगर सुरेश के नीचे 5 लोग हैं, 5 विद्यार्थी हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि सुरेश की पोजीशन बॉटम से कौन से प्लेस पे हो जाएगा, 6th प्लेस पे हो जाएगा। बोलिए सही है। अगर सुरेश के नीचे कह रहा है कि श्रेणी के अनुसार रैंक के हिसाब से सुरेश के नीचे 5 लोग हैं, तो अगर हम राइट से देखें बॉटम से देखें तो सुरेश की पोजीशन छठी हो जाएगी। टोटल है कितने लोग, 33 हैं। अब बताइए 33 में यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हो चुके हैं, 13 लोग हो चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हो चुके हैं, 6 लोग हो चुके हैं। तो 13 और 6 19 लोग तो आ चुके हैं भाई। अब बीच में होंगे कितने, 33 में से 19 माइनस कर दीजिए, 14% है ना। देखिए किसी ऑप्शन में 14 दिया गया क्या सर, ऑप्शन नंबर बी में तो दिया गया 14। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा था, बस ऊपर से एक बंदे की रैंक बता दी गई, बस ये बता दिया गया कि इस रैंक के नीचे इतने लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी पोजीशन 5 अगर उसके नीचे है तो उसकी पोजीशन बॉटम से 6th हो जाएगी। और 6 लोग यहाँ तो हो गए, 13 यहाँ तो हो गए, 19 लोग हो गए, 19 और 14 ऐड कर देंगे तो 33% का डेटा कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 17। हाँ भाई पेपर फोल्डिंग लीजिए, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। पेपर देखिए पहले आपका क्या दिया गया था, पहले कुछ इस शेप में आपका वहां पे दिया गया था, पहले ऐसे एक बार फोल्ड किया गया और फिर जब हाफ आपका हो गया तो फिर उसका एक फोल्ड और कर दिया गया। मतलब ये कंफर्म हो गया कि पेपर आपका 1/4 पहले फोल्ड किया गया और 1/4 पार्ट होने के बाद इसको कह रहे हैं कि 2 यहाँ पे देखिए सर्कल बना दिए गए। जैसे समझिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए कुछ इस फॉर्म में वहां पे दिया गया आपके सामने ऐसे, है ना। तो देखिए जब भी कभी ऐसा पेपर है, पहले देखिए हाफ किया गया, हाफ से फिर क्या किया गया, 1/4 कर दिया। और 1/4 पे अगर 2 सर्किल, जाहिर सी बात है कि जब हाफ होगा तो 2 सर्किल होगा, और जब इसको हम पूरा ओपन करेंगे तो 4 सर्किल ऊपर और 4 सर्किल नीचे। जो लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में। ये पहले प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी कहानी बस ध्यान रखें, ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, इस वैरायटी के क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। पेपर फोल्डिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन हमेशा लगभग पेपर में पूछे आते हैं, तो इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि जिस ऑर्डर से पेपर आपका फोल्ड होता है उसके रिवर्स ऑर्डर से हमेशा पेपर अनफोल्ड होता है, बस इसको ध्यान रखिएगा। इसी कहानी बिहाफ पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 17 जिसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन। हाँ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, वो भी कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमें करना क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे लिखा हुआ है a प्लस बी, तो प्लस का मतलब क्या लिखा हुआ है, देखिए प्लस का लिखा हुआ है a इज द फादर ऑफ बी। तो ये बताइए जेंडर किसका कंफर्म है, जेंडर ये कंफर्म कर रहा है a का। तो अगर ये कह रहा है a b का फादर है तो आप इसको एरो को ऐसे लिखते हैं और a के ऊपर वो रिलेशन लिख देते हैं जो वहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखिए a प्लस बी का मतलब बोला गया था कि a b का फादर है, तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे आप इसको ऐसे, b का फादर a है, ठीक है। आप इसको पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं, इसी को ध्यान रखिएगा। अच्छा अगला स्टेटमेंट क्या करें, a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या करें, a इज द मदर ऑफ b। तो इसका हम b से a की तरफ जाएंगे क्योंकि जेंडर a का कंफर्म कर रहा है। जिसका जेंडर कंफर्म होगा समझ रिलेशन उसी के ऊपर लिखा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है सर a एस्ट्रिक b का मतलब है A इज द ब्रदर ऑफ B। तो जेंडर किसका कंफर्म है, A का कंफर्म है, तो हम सीधा लिख देंगे कि इसको पढ़ें कैसे, A भाई B कैसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पीछे से पढ़ेंगे, B का भाई A है, ठीक है। चौथा क्या कह रहे हैं सर, चौथा यहां पे इन्होंने कहा A परसेंटेज B। तो A परसेंट B का मतलब है A इज द सिस्टर ऑफ B। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि B की बहन A है। बस इतना आपको ध्यान रखना। अगर ये फंडा क्लियर हो गया, अब देखिए इक्वेशन क्या कह रहा है, इक्वेशन कह रहा है भैया P प्लस Q एस्ट्रिक R और देन उसके बाद माइनस S। मुझसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए हाउ इज
Q रिलेटेड टू S। हमें किसका रिलेशन पूछा? हमें Q का रिलेशन पूछा है, कहां से? S से। तो चलना किधर से बताइए? हमें कह रहा है कि S से Q का रिलेशन क्या होगा। तो करना कुछ नहीं, बस जो रिलेशन यहां पे दिया गया है बस इस सिंबल के बिहाफ पे उसकी वैल्यू पढ़ लीजिए। बताइए माइनस का मतलब क्या लिखा गया था? माइनस मतलब था मदर, तो इसका मतलब हम यहाँ पे मदर लिख देते। जैसे a माइनस बी का मतलब है a माँ है b की, वैसे ही r माइनस एस का मतलब होगा r माँ है s की। ठीक है। अच्छा, एस्ट्रे का मतलब क्या लिखा गया था? ब्रदर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया ब्रदर, है ना। तो जब कहेंगे सर जैसे a एस्ट्रेक b का मतलब a भाई है b का, वैसे ही q एस्ट्रेक r का मतलब होगा q भाई है किसका? r का। अब पढ़ना किधर से? याद करिए, अभी मैंने बताया था कि जब लिखा होगा a प्लस बी का मतलब a फादर b का, उसको हम पढ़ते उल्टा। कैसे? b का फादर a। इसी बिहाफ पे हमें आगे बढ़ना है। कैसे? तो आप कहेंगे सर s की माँ कौन है? r है ना। और s की माँ r है और उसका कोई भाई है। बताइए इसकी माँ का भाई है तो इसका कौन हुआ? बोलिए इसकी माँ का भाई, तो आप कहेंगे सर Q हुआ मामा। तो Q मामा है किसका? S का। यह तो कहेंगे। देखिए आपको किसी ऑप्शन मामा लिखा हुआ है? सर ऑप्शन नंबर देखिए बी में लिखा हुआ मैटरनल अंकल, जिसको हम कहते हैं मामा। तो भैया ऑप्शन नंबर इसका हो गया बी, जहां पे लिखा मैटरनल अंकल। हमेशा ध्यान रखिए जब किसी वर्ड के आगे मैटरनल लिख दिया जाए तो हमेशा मदर की साइड रिलेशन को शो करेगा, कहीं पैटर्नल लिखा होगा तो हमेशा फादर की साइड रिलेशन शो करेगा। ठीक है। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 19 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। आइए भैया देखते हैं कंप्यूटर जी इस बार क्या चाह रहे हैं हमसे, है ना। इस बार हमसे चाह रहे हैं इसको हम डिकोड कर दें, है ना। क्वेश्चन लिखा हुआ डांस का, देखिए कोड लिखा हुआ है। देखिए हमेशा ध्यान रखिए जब भी कोडिंग डिकोडिंग में आपको कंफ्यूजन हो तो हमें कुछ नहीं करना, बस उसका कोड दिया जाएगा। देखिए उसमें कितने लेटर्स हैं? 5 ही लेटर हैं। डांस का देखिए कोड लिखा गया है GXQZH। आप उसके कोड को जस्ट के नीचे लिख दीजिए। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आप उसको पैटर्न को आपको बहुत आसानी से पता चल जाए, बस इसके लिए ऐसी कार्रवाई होती है। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, डी से देखिए जी हो रहा है, तो डी से जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं, तो आप इसको गैपिंग से भी कर सकते हैं। जैसे डी से जी आ रहा है, डी के बाद EFG, कितने का डिफरेंस है? आप कहें सर 3 लेटर आगे। +3 का मतलब सीरीज आपकी आगे चल रही है, और अगर कहीं पीछे जाना होगा तो हम माइनस लिख देंगे। सिंपल सा फंडा। अब देखिए ए से क्या हो रहा है? एक्स हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ए से एक्स आगे चलने पे नहीं आएगा, पीछे चलने पे आएगा। तो देखिए ए से पहले जेड, उसके पहले वाई और उसके पहले एक्स, तो आप कहेंगे सर सेकंड वाले में क्या हो रहा है? -3 हो रहा है। एक बार +3 एक बार -3, पैटर्न मिल गया। अगला देखिए एन से क्यू, एन के बाद OPQ, तो आप कहेंगे सर +3, है ना। सी से जेड, सी से पहले बी, उसके पहले ए, उसके पहले जेड, तो आप कहेंगे सर -3। ई से देखिए एच हो गया, ई के बाद FGH, तो आप कहेंगे सर यहाँ +3। अगर ये फंडा मिल गया तो अगला देखिए राइट दिया गया है, सीधा भाई बिल्कुल वही फंडा यूज कर लीजिए, RIGHT। पहले क्या था? +3, और जैसे ही +3 करके अपने ऑप्शन पे ध्यान देंगे, R के बाद STU। यू से कोई ऑप्शन शुरू हो रहा है क्या? सर ऑप्शन शुरू हो रहा है यू से, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। देखिए सेकंड प्लेस पे एफ दिया गया, मतलब उससे नहीं पता चलेगा। ठीक है। सीधा ये थर्ड प्लेस पे देखिए जहां जे लिखा हो W, तो देखिए इसका मतलब सेकंड प्लेस पे बिल्कुल सेम आएगा। आई के बाद क्या था? एफ था, सॉरी, तो एफ था, तो ये तो बिल्कुल सेम आएगा। अब थर्ड प्लेस पे पहले क्या था? +3, फिर क्या था? -3, फिर क्या होगा? फिर से +3 होगा, और जी के बाद जब +3 आप करेंगे, जी के बाद HIJ, और जैसे ही बोलेंगे आप जे, तुरंत क्लियर हो जाएगा सर UFJ से रिलेटेड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, और यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बताइए क्लियर हुआ? अच्छा, अब जरा यहाँ पे कहानी थोड़ी सी आपकी कंफ्यूज कर रही है। क्या सर आपने कैसे कह दिया कि ऑप्शन नंबर सी ही होगा? हमें तो ऑप्शन नंबर ए में भी दिखाई दे रहा है UFJ। बोलिए है। तो यही सारी चीजें आपको वहां भी ध्यान रखनी है कि बहुत ज्यादा हबड़ाहट के चक्कर में आपको अपने क्वेश्चन को ऐसे ही रॉन्ग नहीं पुट कर देना। ठीक है। तो UF देखिए जे आपको ऑप्शन नंबर ए में भी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अब कहानी आगे बढ़ेगी, चौथे नंबर से ये पता चलेगा भैया क्या कहानी। चलिए फिर से क्या था? -3 था, -3 से आप कहेंगे सर एस से 3 लेटर जब आप पीछे चलेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आपका आएगा ई, और जैसे ही आएगा ई भैया मामला हो गया गड़बड़, क्योंकि हम तो टिक करे थे ऑप्शन नंबर सी को, और जिसमें वहां पे चौथी प्लेस पे क्या था? वहां पे देखिए W दिखा गया है, तो इसका मतलब सी होगा या ऑप्शन नंबर ए होगा? तो आप कहेंगे सर सी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। जल्दीबाजी का हमेशा शैतान का होता है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि सर ने सिखा दिया 25 क्वेश्चन सिर्फ 8 मिनट बन जाए तो उनको फोन करके बता दें क्लास के बाद, है ना, सर टेस्ट दिया और टेस्ट के बाद 8 मिनट में मैंने 25 क्वेश्चन बना दिए, नंबर कितना आया? अरे सर 12.5 नंबर आ गया। काहे भैया? अरे सारा गलत भी तो करके चले आए, है ना। तो ऐसे हबड़ाहट में वहां पे जानबूझ के ऐसे ही आपको ऑप्शन वहां भी दिए जाएंगे जिसमें आप थोड़ा सा हल्का सा अगर थोड़ा सा डाइवर्ट आपका माइंड हुआ और तुरंत आपका आंसर डिफर कर जाएगा। ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन आप फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम नहीं फंसे हैं, हम निकाल लिए भैया ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग।
एनालिटिकल रीजनिंग हम बोलते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग में देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, आर्गुमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। आर्गुमेंट जिसको हम बोलते हैं तर्क, है ना। तो आर्गुमेंट जब भी कभी आपके सामने आएगा, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि आर्गुमेंट में जब भी कभी रीस्टेटमेंट आपको दिया जाए, उसको बिल्कुल उसी तरीके से बोल दिया जाए जो आपका स्टेटमेंट दिया गया, उसी को रिपीट कर दिया जाए, तो वो चीज हमेशा गलत होगी। इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि ओनली जैसा कोई चीज अगर बोल दे, ऑल जैसी कोई चीज बोल दे, एवरी जैसी कोई चीज बोल दे, तो वो उस आर्गुमेंट को गलत नहीं करता है, उस आर्गुमेंट को वीक बना देता है। आपको यहाँ पे देखिए ये नहीं पता करना है कौन सा आर्गुमेंट सही है कौन सा गलत है। क्यों? क्योंकि हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि आर्गुमेंट जब भी आपके सामने आएगा, आर्गुमेंट हमेशा सही गलत नहीं होगा, वो स्ट्रांग या वीक होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा है, इज इट नेसेसरी दैट एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड। क्या कह रहा है, क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा को व्यवसायोन्मुख हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि क्या एजुकेशन जो आपको दी जा रही है उसका जो पर्पस होना चाहिए वो जॉब ओरिएंटेड ही होनी चाहिए, ठीक है। अब ये आपका स्टेटमेंट है। देखिए पहला क्या कह रहा है कि यस द एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर पर्संस फॉर अर्निंग। जाहिर सी बात है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं, उसका एक उद्देश्य क्या होता है, पैसा कमाना, अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव करना। तो देखिए वहां पे ओनली नहीं लिखा गया। अगर ओनली लिख दिया था कि सिर्फ यही एक पर्पस है, सिर्फ पैसा कमाना, तो ये आर्गुमेंट आपका वीक हो जाता है। तो ओनली जैसा कोई वर्ड अगर किसी भी स्टेटमेंट में अगर आ जाता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये उस आर्गुमेंट को वीक बना देता है, क्योंकि यहाँ पे ओनली जैसा वर्ड नहीं यूज किया गया। तो हाँ, जाहिर सी बात है कि पहला जो आर्गुमेंट है सर वो स्ट्रांग है। सेकेंड क्या कह रहा है, Yes, educated person should stand on his own feet after completion of education. ऑब्वियस सी बात है, हम किसी को अगर एजुकेशन दे रहे हैं तो इसका हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि अगर कोई बंदा अगर शिक्षित होगा तो अपने पैरों पर खड़ा होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है ये भी आपका बोला जा रहा है, तो सिर्फ यही नहीं है, इसका मतलब ये भी उनमें से एक हो सकता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। इसमें तीसरा आर्गुमेंट भी है, क्या कह रहा है, नो एजुकेशन शुड बी सेक ऑफ नॉलेज ओनली। कह रहा है नहीं, शिक्षा सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए ही होनी चाहिए, केवल ओनली आ गया। अभी मैं बार बार आपसे जिक्र कर रहा था कि जब भी कभी ऐसा वर्ड आ जाता है उस आर्गुमेंट को क्या बना देता है, वीक बना देता है। इसका मतलब कि तीसरा जो आपका आर्गुमेंट होगा वो वीक होगा। चौथे पे आते हैं, कह रहा नो वन मे टेक अप एग्रीकल्चर वेयर एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी। क्या यहाँ स्टेटमेंट में कभी एग्रीकल्चर की बात की गई? नहीं। जब वहां सिर्फ एजुकेशन की बात की गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जब किसी एक पर्टिकुलरली किसी इंडस्ट्री की बात जब की ही नहीं गई तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उस आर्गुमेंट को वीक मानेंगे, क्योंकि वो आपके स्टेटमेंट में दिया ही नहीं गया था। तो आप कहेंगे सर ऐसा ऑप्शन खोजिए जहां लिखा होगा फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रांग। और देखिए आपको सामने ऑप्शन देखिए, कंप्यूटर जी बहुत तेज है, मैं क्वेश्चन देखिए पूरा नहीं पढ़ पा रहा, ऑप्शन लगा के बैठ गए, है ना। कोई बात नहीं, हमें तो ये तो टिक करना, हमें देखना है किसमें लिखा गया ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर्गुमेंट स्ट्रांग। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। हाँ भैया, डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। अरे वाह, इसका तो वेट हमें था ही, 2 नंबर तो पक्का। चलिए देखिए, कह रहा है सुधा जो है वो 8 किलोमीटर साउथ में ट्रेवल करना शुरू करती है। लो भैया, साउथ में ट्रेवल करना शुरू करती है, साउथ में लिख दिया हमने 8 किलोमीटर। फिर यहाँ से कह रहा है वहां से वो राइट टर्न करती है। जब मेरा फेस साउथ में होता है तो आपको याद होगा कि राइट आपका होता है इधर की तरफ। वो कितने किलोमीटर जा रही है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर लिख दिया। फिर यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से फिर से वो राइट टर्न करती है। जब यहाँ से ईस्ट, इसका फेस वेस्ट की तरफ है, यहाँ से राइट टर्न करना, राइट होगा नॉर्थ तरफ। और कितना किलोमीटर जा रही है? 8 किलोमीटर। और यहाँ से अगर 8 किलोमीटर जा रही है तो आपने देखा कि इसके पैरेलल में पहले से ही एक लाइन यहाँ अवेलेबल है। तो आपको यहाँ बताया गया था कि जब भी कभी किसी पैरेलल में कोई लाइन हो और दोनों की डिस्टेंस अगर बराबर है तो जाहिर सा दोनों की लेंथ जो होगी बिल्कुल बराबर होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा, बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे, यही है। और आपके पास बन रहा है रेक्टेंगल 8 बराबर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। और 4 किलोमीटर आपको खोजना है, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। और यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 देखिए भाई, 2 नंबर और आपका पक्का हो गया। ऐसा क्वेश्चन तो यहाँ पे एसएससी में पूछा जाता है। एक आपको वर्ड दिया गया है और नीचे ऑप्शन में 4 वर्ड और दिए गए हैं, और आपसे ये कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो ऊपर दिए गए वर्ड के साथ मिलकर नहीं बनाया जा सकता। आपको सिंपल सा फंडा है, सारे लेटर्स को ऊपर जो वर्ड दिया है उसमें खोजना है। आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए लिखा है लायर। क्या लायर के लेटर्स ऊपर है क्या? सर नहीं है। तो भैया दिक्कत क्या है? ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर हो गया। 2 सेकंड का क्वेश्चन था, अब 2 सेकंड आपको बस चेक करते चलना है, आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 लीजिए, मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया। इसको हम बोलते हैं इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। यहाँ देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है, 2 लिखा है, 21 लिखा है, फिर उसके बाद 1 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 1 है, 22 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 23 है, और लास्ट कॉलम में लिखा गया है 2 है, फिर उसका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद 5 है,
और 5 और 43 है। आपको कुछ भी ऐसा अप्रोच लगाना है जिसमें आप यहाँ पे आंसर निकाल सके। देखिए इसको सॉल्व करने का फंडा ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रेंड यूज किया गया टॉप टू बॉटम। 99% क्वेश्चन आपके ऐसे सॉल्व होते हैं। तो देखिए इसमें किया क्या गया, 21 और 1 इन दोनों को जोड़ दिया, है ना। इन दोनों का जोड़ दिया, कितना गया 22, और 22 में से हमने क्या किया 2 को माइनस कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। जरा चेक करिए क्या आगे भी हो रहा है। देखिए 22 और 2 ये कितना हो गया 24 में से 1 माइनस करिए 23 आ गया। आगे क्वेश्चन, है ना। तो इसका यहाँ पे उनसे क्या करें, यहाँ पे क्या नंबर हो जाए, ऑप्शन देख लीजिए, सेलेक्ट करिए। ऑप्शन में देखिए पहला लिखे 40, अगर यहाँ 40 लिखते हैं तो 40 + 5 45, 45 2 माइनस कर 43, 40 आपको सेटिस्फाई कर गया, यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट कीजिए। हाँ, मिरर इमेज का देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ये तो भैया सिर्फ देखते ही बनेगा, है ना, बिल्कुल ये तो टाइम लेने वाला है ही नहीं। तो यहाँ हमने देखा कि एक क्वेश्चन आपको दिया, इसमें ट्रायंगल शेप में वैल्यू दी गई है और आपसे पूछा इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो आपको एक चीज बताई गई थी, मिरर इमेज का मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट वाली चीज होती है राइट पे चली जाती है, राइट वाली चीज लेफ्ट में आ जाती है, लेकिन जो चीज टॉप पे होती है वो टॉप पे ही रह जाती है, जो चीज बॉटम पे होती है वो बॉटम पे ही रह जाएगी। तो आसानी से आप कहेंगे सर कि इसका जो आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी लगभग बिल्कुल सेम दिया गया। जहाँ थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे आप तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी और डी में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। जहां ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं कि जो पार्ट आपका बचा हुआ पार्ट है, देखिए जो ट्रायंगल जहां बना हुआ है उस ट्रायंगल वाले के जो पास में इधर वाला पार्ट जो ब्लैंक है वो उसमें थोड़ा सा कम स्पेस के साथ है ऑप्शन नंबर सी में, और ऑप्शन नंबर डी में उसका स्पेस ज्यादा है। तो आप तुरंत कहेंगे सर कि इसका आंसर जो होगा, जैसे क्वेश्चन फिगर में थोड़ा सा स्पेस कम है तो आप कहेंगे सर इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर रिक्वेस्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन जो आपका होगा। और देखिए ये कुछ डायरेक्शन दी गई है मैट्रिक्स की, है ना, और मैट्रिक्स में देखिए यहाँ पे कुछ डायरेक्शन दी गई है, ये सब आपने पढ़ा हुआ। हम सीधा बढ़ते हैं आगे मैट्रिक्स की तरफ, जहाँ पे देखिए लिखा गया है कि ई के लिए देखिए ई को रिप्रेजेंट करने वाला जो है वो 65 है, सॉरी 11 है और 42 है। वैसे एन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 65 और 88 से। ऐसे आपको बताना है कि वर्ड जो ग्रैंड दिया गया है, ग्रैंड का कोड कैसे आएगा। तो देखिए आपका मैट्रिक्स अवेलेबल है, तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है कि एन के लिए रिप्रेजेंट किया 65, तो n के लिए जो 65 यहाँ पे मैट्रिक्स में मुझे मूव करना है, इसकी जो मूवमेंट होगी वो ऐसे नहीं होती भाई। मूवमेंट इसकी कुछ ऐसी होगी, जो दहाई का अंक होगा, जो टेंस प्लेस पे होगा, उसको मूव करना है लेफ्ट से राइट, और जो इकाई के नंबर पे दिया गया 5 जो दिया गया उसको मूव करना है टॉप टू बॉटम। और आपको देखना है कि दोनों के मीटिंग पॉइंट पे यहाँ पे अगर n आ रहा होगा तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ सिंपल सा फंडा चेक करना है आपको। कंप्यूटर जी स्लाइड दिखा दीजिए वहां पे। देखिए मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 दी गई है, आपको चेक करना ग्रैंड का कोड क्या होगा। देखिए जी के लिए क्या होगा, जरा चेक करिए। ऑप्शन नंबर 1 0 1 कैसे चेक करेंगे, बोलिए 0 1 अगर लिखा हो तो 0 चलना है इधर से बाएं से दाएं और 1 चलना है आपको टॉप टू बॉटम। देखिए क्या जी आ रहा है क्या 0 1, हाँ सर 0 1 पे जी आ रहा है। ऐसे आप चेक करिए। ऑप्शन नंबर ए में आर के लिए क्या दिया गया 12 चेक करिए। 1 आपको चलना है लेफ्ट टू राइट और 2 चलना है ऊपर से नीचे। देखिए आर आ रहा है क्या, बिल्कुल सर आर भी आ रहा है ना। थर्ड प्लेस पे देखिए क्या लिया गया ऑप्शन नंबर ए में, ए के लिए लिखा गया 58 के लिए आपको आना है सेकंड मैट्रिक्स में 58 चेक करिए। 5 चलना है लेफ्ट से राइट और 8 चलना है ऊपर से नीचे, है ना। देखिए 58 पे ए भी आ रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है मामला। जब तक सही होता है तब तक चेक करते चलिए। फिर देखिए एन के लिए क्या दिया गया 65 चलना है, 6 चलना है लेफ्ट से राइट और 5 चलना है ऊपर नीचे। चेक करिए आ रहा है क्या 65 पे, बिल्कुल सर यहाँ पे आपका एन भी आ रहा है। अगर लास्ट भी सही हो गया तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा गया 56 फिर से वही कहानी, 5 चलना है लेफ्ट से राइट और 6 चलना है ऊपर नीचे। देखिए डी आ रहा है, बोलिए एग्जैक्टली सर आ रहा है। तो आप कहेंगे सर आसानी से कि सर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे 25 क्वेश्चन जिसको सॉल्व करने में आपको वहां पे एग्जाम में टाइम लगेगा सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 मिनट। ठीक है, समझाने में टाइम लग सकता है, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हार्डली सैंडली पेपर आपका 10 से 12 मिनट का ही था और इससे ज़्यादा टाइम आपको वहाँ पे लगाना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। लेकिन स्पीड भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एक्यूरेसी के साथ। तो आपको यहाँ से आज एक चीज़ समझ में आई कि यार हमें अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो रीजनिंग में आसानी से अपना स्कोर हम 46-48 तक भी कर सकते हैं। मतलब 23-24 क्वेश्चन भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और थोड़ा सा अगर मेहनत कर लीजिए तो आसानी से 25 में 25 का खेल भी आपका हो सकता है। ठीक है, होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये 25 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अच्छे लगे हो तो इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बोलिए कि यार टॉपिक के साथ साथ टेस्ट भी हो रहा है, टेस्ट आंसर की तो आ ही रही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी चल रहा है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल नई तरीके से आपके लिए आ रही है। ठीक है, तो इसको शेयर करिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास।